हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी करंट अफेयर से लगाव नहीं है, पर मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ इस चीज की कि अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो तुम्हें करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो, मैं तुमसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछूंगी, घबराना मत, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और न्यूज मैं तुम्हें समझाऊंगी। ठीक, क्वेश्चन सुनो। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स 175 ईयर हिस्ट्री इन जुलाई 2026? या फोर ऑप्शंस, कमेंट डाउन आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताओ। एंड द आंसर इज स्मृति वर्षा अशोक अगलावे. She became the 54th Director General. He assumed charge on 31 July. She is the first woman to head GSI since itna. She specialized in paleontology and palynology. She has more than 30 years of experience in geoscience. Okay. देखो, इसके पीछे का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मतलब क्या है जीएसआई, क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी 176 साल की हिस्ट्री में पहली बार, ठीक है, किस वुमेन को डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक, तो उसका आंसर क्या आपने दिया, वर्षा अशोक अगलावे। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है वुमेन एम्पावरमेंट और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जीएसआई इंडिया की सबसे पुरानी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1851 में। ठीक, कब हुई थी, 1851 में। ठीक, इतने सालों में पहली बार वर्षा अशोक अगलावे को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ये जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और फॉसिल्स और पॉलन स्टडीज में काफी एक्सपीरियंस रखती हैं। ठीक है, याद रखना। जीएसआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1851 में। 54 जनरल डायरेक्टली जनरल बने हैं ये, और इन्होंने कब ज्वाइन किया, 31 जुलाई 2026 में। Question 2. The Union Cabinet approved the Samudra Manthan scheme in July 2026. What is the total financial outlay approved for the scheme? चलो मतलब इसका आंसर क्या होगा। The answer is 84,084 crore. The scheme is named Samudra Manthan National Offshore Exploration. Total approved outlay is 84,084 crore. देखो, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने तुम्हें बताया। देखो, समुद्र मंथन समझ में आ रहा होगा कि समुद्र से ही कुछ रिलेटेड अंदर जो भी तुम्हें मिल रहा होगा, खजाना वजाना। खजाना नहीं है ये, खजाना ही है। ऑयल और गैस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, देखो, इंडिया में हर साल बहुत सारे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट होता है। ठीक है, इससे फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने समुद्र मंथन स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जिसका एम क्या है, जिसका मोटिव क्या है, समुद्र के अंदर जो भी ऑफ शोर एरियाज हैं वहां ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस ढूंढना और प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये इस स्कीम के लिए 84,084 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। ठीक, याद रखना कितना बजट अप्रूव किया है, 84,084 करोड़। हाइड्रोजन रिसोर्सेज बेस्ड टारगेट इज 2200 MMTOE. Question number 3. Which two ministries signed an MOU in July 2026 to promote AI-driven innovation in traditional medicine? Sorry. And the answer is Ministry of Ayush and Ministry of Electronics and IT. इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। Between Ministry and Ayush and Indian IT, India IT, AI course will be enriched with traditional medicine data. Ayush stakeholders will, okay, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और जो भी होम्योपैथिक है, ठीक है, वो जैसे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, एआई का यूज हो। हर जगह यूज हो ही रहा है, तो इन सारी चीजों में भी उसका यूज हो। इसलिए आयुष मिनिस्ट्री और इंडिया एआई, ठीक है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। ठीक, अब एआई डिसीजेस का एनालिसिस, अब जो एआई है वो उस डिसीजेस का एनालिसिस करेगा। मतलब जो भी बीमारी है उनका एनालिसिस करेगा, कौन, एआई करेगा। रिसर्च को और ज्यादा फास्ट बनाएगा और हेल्थ केयर जो है उसको और ज्यादा बेटर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करता है, तब तुम क्वेश्चन पूछते हो, तो वैसे ही अब वो डॉक्टर्स की भी हेल्प करेगा रिसर्च करने में। ठीक है, किन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडिया एआई। ठीक है, Question number 4. The Prevention of Insult of National Honor Bill 2026 passed by Parliament extend legal protection with national symbols. Okay, national symbols के बारे में बात हुई। 2026 अमेंडमेंट बिल के बाद किस नेशनल फ्लैग के ऊपर लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिली है। ठीक, फ्लैग, नेशनल फ्लैग बता रही हूँ, नेशनल सिंबल के ऊपर। The answer is the national song Vande Mataram. Okay, the bill amends section 3 of the 1971 Act. It extends legal protection to Vande Mataram. Pretending its signing intentionally became an offense. देखो, पहले सिर्फ नेशनल एंथम जो है जनगण मन, उसी को लीगल प्रोटेक्शन मिलती थी। ठीक, जब जनगण मन बजता है तुम लोग स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, उसके गीत को काफी सम्मान दिया जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वंदे मातरम को भी वही प्रोटेक्शन दे दी है। ठीक, अगर कोई जानबूझकर नेशनल सॉन्ग को इंसर्ट करता है या फिर
उसके सिंगिंग को इंटेंशनली रोकेगा या फिर कुछ भी करेगा गलत तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये बोला गया है, जैसे नेशनल एंथम को जनगण मन को मिलता था क्या प्रोटेक्शन मिलती थी, अब वैसे ही नेशनल सॉन्ग को मिल रही है, ठीक है। तो याद रखना सेक्शन 3 के द्वारा ये किया गया है। Question number 5. The Union Cabinet approved the extension of PM Kisan scheme for the next 5 years in July 2026. What is the approved outlay? And the answer is 3.15 lakh crore. The scheme has been extended for 5 years. Approved outlay is 3.15 lakh crore. It approves income support to eligible farmers. देखो अब हम पीएम किसान के बारे में बोल रहे हैं, योजना के बारे में। इस स्कीम में गवर्नमेंट हर साल एलिजिबल फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प देगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अगले 5 सालों के लिए कंटिन्यू कर दिया गया और इसके लिए कितने रुपए दिए हैं, 3.15 लाख करोड़ अप्रूव किए हैं, ठीक है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी के थ्रू फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। कोई भी बीच का झमेला नहीं होगा, कोई भी मिड पर्सन नहीं होगा, डायरेक्टली ये गवर्नमेंट से फार्मर्स के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज 5 सालों के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। मोर देन 4.47 लाख करोड़ हैज बीन ट्रांसफर सो फार। बेनिफिट्स हैज बीन रिलीज थ्रू 23 इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6. Which cross border digital payment corridor went live between India and the Maldives in July 2026? And answer is Fawara UPI. Okay, the corridor becomes operational on 30 July 2026. It links Maldives Fawara with India UPI. It enables real-time person-to-person transfer. Bank of Maldives and Maldives Island banks are participating banks. देखो सुनो, देखो अब मालदीव का कोई सिटीजन अपने बैंक से डायरेक्टली इंडिया के जो यूपीआई है उस अकाउंट में पैसा भेज सकता है, डायरेक्ट हो गया कनेक्शन। ये पॉसिबल हुआ है किसके द्वारा, फवारा यूपीआई कॉरिडोर के थ्रू, ठीक है। फवारा जो यूपीआई है उसके द्वारा ये चीज हो पाई है कि अब डायरेक्टली जो है बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे इंडिया में फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम यूज करते हो, वैसे ही अब क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है उसको भी अब इजी बना दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, फवारा यूपीआई के द्वारा, ठीक है, याद रखना। It strengthens digital financial connectivity between both countries. Question number 7. The 47th session of the UNESCO World Heritage Committee was held in Busan, South Korea in 2026. How many new sites were inscribed on the World Heritage list? And the answer is 25. The session was held in Busan, South Korea. 25 new sites were added to the World Heritage list. Sarnath became India's 45 World Heritage site. देखो यूनेस्को जो है वो हर साल दुनिया का इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और नेशनल जो नेचुरल जो है उन प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर देता है, ठीक है। जो भी नेचुरल प्लेसेस हैं उनको, ठीक है। 2026 में 25 नए साइट्स ऐड हुए हैं। कितने, 25 नए साइट्स को ऐड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि सरनाथ को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया है, ठीक है। किसको मिल गया, सरनाथ को, ठीक है। देखो सरनाथ क्या कौन सी जगह है, सरनाथ वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, वो जगह है सरनाथ, ठीक है। भूषण 25 न्यू सिटीज को लॉन्च किया गया है। सेशन 48, द सेशन कंक्लूडेड 29 जुलाई 2026। Join our Telegram and WhatsApp channel for your class notification, and poll quizzes, डेली पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा और जो अलग स्टडी मटेरियल्स होते हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जाओ जल्दी जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं पे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8. इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द मेडल टेली एट द कॉमनवेल्थ गेम 2026 held in Glasgow, Scotland? And the answer is 4th. India finished 4th in the medal tally, won 39 medals. कितने, 13 gold, 17 silver and 9 bronze। देखो जो इंडिया है हमारा, इसने कॉमनवेल्थ 2026 में टोटल 39 मेडल जीते हैं। कितने, 39। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बॉक्सिंग दी जहां पे 7 गोल्ड जीते गए, ठीक है। ओवरऑल मेडल टैली कितना है, इंडिया 4th पोजीशन पर है, ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और उसने कितने मेडल जीते हैं, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9. In August 2026, which country reached a deal with Oman regarding a shipping route through the Strait of Hormuz?
And the answer is Iran. The agreement was reached between Iran and Oman. It concerns Strait of Hormuz. The strait is one of the world most strategic waterways. अच्छा ठीक है, समझो के बारे में क्या, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में तुमको पता ही होगा। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है। ठीक है, दुनिया का लगभग 20% ऑयल उसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ईरान और ओमान के बीच इस रूट को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ठीक, the development came and heightened regional tensions. Question number 10. In the RBI Monetary Policy Committee meeting held in August 2026, what was the repo rate and GDP growth forecast for FY 2027? And the answer is repo rate 5.25, GDP forecast 6.7%. The RBI kept the repo rate unchanged at 5.25%. The policy stance renamed neutral. GDP growth forecast for FY 2027 was 6.7%. देखो समझो इसके बारे में क्या है। ये आरबीआई ने क्या किया है, अगस्त 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर ही रखा है, आगे नहीं बढ़ाया, इतना ही रखा है। ठीक, साथ ही इंडिया की FY 2027 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट को 6.7% बताया है। ठीक है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देता है, बैंक्स को लोन देता है। वो जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट, उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक, याद रखना, रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, और अगर कम होगा तो लोन्स जो होंगे वो सस्ते होंगे। ठीक है, द MPC मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 3 और 5 अगस्त के बीच में। Question number 11. The Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for floating solar projects in July. What is the target floating solar capacity to be developed? And the answer is 5000 MW, मतलब मेगावाट। ठीक है, टारगेट कैपेसिटी इतनी है। टोटल स्कीम आउटले 5070 करोड़। इंक्लूड्स को लोकेटेड। देखो जो इंडिया है अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि तालाब, डैम और जो भी रिजर्वर्स हैं उनके ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जमीन की बचत होगी, हमें ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी सोलर पैनल्स के लिए, बिजली के लिए, और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है जो वो भी बढ़ेगी। ठीक है, पीएम जो सूर्य सरोवर योजना है, ठीक है, उसका टारगेट क्या है, 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर डेवलप करना। ठीक है, इसमें क्या है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो भी होगा। ठीक है, ताकि रात में भी बिजली सप्लाई की जा सके। ठीक है, और मिनिमम कितना एनर्जी स्टोरेज होगा, शायद 2 घंटे तक का होगा, कि 2 घंटे तक चलता रहे। सोचो एक बड़ा डैम है, उसके ऊपर जो है हजारों सोलर पैनल्स तैर रहे हैं। ठीक है, और बिजली बना रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12. India's first sovereign-backed protein and indemnity insurance project was launched in 2027 under this framework. And the answer is Bharat Maritime Insurance Pool. It is India's first sovereign-backed P&I insurance project. It was launched under BMIP. देखो जब शिप्स जो है वो समुद्र में चलती हैं तो एक्सीडेंट, वॉर या कार्गो डैमेज का रिस्क होता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने BMIP लॉन्च किया है, जिसके अंदर क्या होगा, इंडियन शिप्स को इंश्योरेंस मिलेगी। ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड मैरीटाइम इंश्योरेंस सिस्टम है। ठीक है, इससे फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज पर जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो जाएगी, हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, हमें अपने ऊपर वो होगा, ना कि हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जैसे कार चलाने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है, वैसे ही शिप्स के लिए भी मैरीटाइम इंश्योरेंस होगा। ठीक है, लॉन्च कब किया गया, 2026 में, 12 मई 2026 में इसका ऑपरेशन वो होगा। मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महीने में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हारा कल एग्जाम है, ठीक है, और तुम्हें पूरे 6 मंथ्स की PDF, मतलब पूरे 6 मंथ्स की न्यूज चाहिए, तो क्या करोगे तुम, वीडियोस देखोगे जाके? नहीं, तो तुम्हें चाहिए एक मंथली PDF जिसमें पूरे मंथ की PDF हो। तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हें 6 मंथ की PDF देखनी है तो तुम्हें सिर्फ 6 PDFs को पढ़ना है, और तुम्हारे पास एक जगह एक पूरा बंच ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो उस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में मंथली करंट अफेयर्स की PDF जो है अवेलेबल है हमारे कहाँ पे, करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे। ठीक, जाओ और जाकर देखो। सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, अगर जो लोग पढ़ते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी बुक्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। कोई बुक 25 रुपए में नहीं आती है। ठीक है, मैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तुम्हें कहीं से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उस बुक में मिल जाएगा। तो जाओ और जाकर ग्रैब करो, उसको पढ़ो और अपने अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, Question number 13. According to reports in August 2026, approximately how many senior scientists resigned from ISRO centers affecting projects like Gangayaan and Chandrayaan? And the answer is 100 and 120. देखो जो वो है
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 100 से 120 साइंटिस्ट है, उन्होंने इसरो के डिफरेंट सेंटर्स से रिजाइन कर दिया। ये कंसर्न इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये साइंटिस्ट गंगायान और चंद्रयान जैसे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन पर काम कर रहे थे, ठीक है। इससे ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो भी हाईलाइट हुई है। तो ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब टैलेंटेड लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो उसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। The reports highlighted concern about brain drain in India. मैंने बता दिया brain drain क्या होता है। Question number 14. China's Chang'e 6 mission samples revealed a surprising difference between the moon's two hemispheres. What was the key finding? And the answer is solar wind penetrated deeper into far side soil. Samples were collected by Chang'e 6 mission. Solar wind penetrated deeper into far side. Lunar solar magnetosphere does not shield the moon's far side. देखो, चाइना के जो चांग 6 मिशन है उसमें मून के फार साइड से सैंपल्स लाए गए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने देखा कि सोलर विंड मून के फार साइड की जो मिट्टी है उसमें ज्यादा अंदर तक पहुंचती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस साइड को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इससे जो मून का एवोल्यूशन है उस पर और जो स्पेस वेदर है उसको समझने में और ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीज की गई है। मून फार साइड को अगर हम देखें तो दीपर सोलर विंड से याद रख सकते हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स डिफरेंस बिटवीन द मून नियर एंड फार साइड। मून की जो फार साइड है वो कौन सी है, मून की जो नियर साइड है वो कौन सी है, ये डिफरेंस बताने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 15. अंडर द इंडिया AI आयुष MOU साइन इन जुलाई, व्हाट इज द नेम नेशनल सर्जन AI रिपोजिटरी दैट विल बी एनरिच्ड विद ट्रेडिशनल मेडिसिन डेटा? बताओ। एंड द आंसर इज अल्कोश। अल्कोश नहीं है, AI कोश है ये। AI कोश इज इंडियाज नेशनल सोवर्जिन AI रिपोजिटरी। ट्रेडिशनल मेडिसिन डेटा सेट्स विल बी एडेड टू AI कोश और द रिपोजिटरी विल कंटेन एनोनिमाइज्ड हेल्थ रिसर्च डेटा। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट उसने एक बड़ा AI डेटा स्टोर बनाया है जिसका नाम क्या है, AI कोश, ठीक है। इससे आयुर्वेद और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट होगा। रिसर्चर्स और जो स्टार्टअप्स हैं उन इसी डेटा का यूज करके नए AI हेल्थ केयर टूल्स जो हैं उनका प्रोवोक करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे, ठीक है। उनको उसमें हेल्प मिलेगी डेवलप करने में, ठीक है। और जैसे लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, ठीक है, वैसे AI कोश में AI के लिए डेटा और मॉडल्स जो हैं वो स्टोर होंगे पहले से ही, तो उनका यूज करके ही नए जो टूल्स हैं उनके ऊपर काम हो पाएगा। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स AI इनोवेशन इन healthcare. Question number 16. Which sport contributed the most medal, including the highest number of gold medals for India at the Commonwealth Games 2026? And the answer is boxing. In India won 10 boxing medals. These included 7 gold medals. It was the highest boxing gold tally nation at single CWT athlete. मैंने अभी तुमको बताया भी था ये चीज़ कि 7 गोल्ड मेडल्स जो है वो जीते गए हैं, ठीक है। तो CWG जो है वो 2026 में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट जो है वो क्या माना गया है, बॉक्सिंग, ठीक है। उसी में सबसे ज्यादा जब मेडल जीते गए, जिसमें से 7 मेडल जो है वो गोल्ड के थे, ठीक है। इंडिया ने बॉक्सिंग में 10 मेडल्स जीते हैं और 7 जो है वो गोल्ड के मेडल जीते हैं। इस वजह से बॉक्सिंग को इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग स्पोर्ट जो है वो माना गया है, ठीक है। एथलीट ऑल्सो contributed 16 medals overall. Question number 17. The expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to national sport federations were approved with a combined outlay of how much for FY 2026-27 to 30-31? एंड द आंसर इज 36,441 करोड़। कंबाइंड आउटले इतना था, अप्रूव्ड कवर था। द स्कीम इंट्रोड्यूस खेलो इंडिया, इट इंक्लूड्स खेलो इंडिया उत्कृष्टता विद्यालय द न्यू कंट्रीब्यूटी। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, इसमें तो बहुत ही वो है। देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया में और ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर जो है वो निकले हैं, ठीक है। इसलिए उसने खेलो इंडिया स्कीम को एक्सपैंड किया है, ठीक है। और स्पोर्ट फेडरेशन को भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया है, इसलिए 36,441 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। इसमें नए कॉन्सेप्ट जैसे खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स और एमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। नए नए जो प्लेयर्स हैं उनको जो नेट मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स को बढ़ाना है, इसलिए ये स्कीम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। ये पूरी बात हो रही है। Question number 18. The ancient Buddhist site
was inscribed as India's 45th UNESCO World Heritage Site. When was it first placed UNESCO tentative list? And the answer is 1998. It became World Heritage Site. It is India's 45th UNESCO. Inception was approved in Bhushan, South Korea. अभी मैंने आपको शायद ये चीज़ बताई थी. सेम चीज़ सरनाथ वाली जो जगह है वो गौतम बुद्ध ने वहाँ पे जो पहला अपना उपदेश दिया था वो पहली वो जगह थी. ठीक है, यूनेस्को ने इसे 1998 में टेंटेटिव लिस्ट में रखा था. ठीक है, लगभग 28 साल बाद 2026 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है. ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 19. अंडर द PMSSY was floating solar approved in the minimum energy storage. मैंने अभी शायद ये चीज़ बताई थी कि मिनिमम कितने घंटे तक होगा, तो 2 घंटे तक की बात हो रही थी. 2 घंटे तक 10,000 मेगावाट. देखो सोलर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट थी है, ऐसे इतना है. फ्लोटिंग द स्ट्रीम पावर्स, अभी भी जैसे इसके बारे में मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग सोलर के बारे में. सोलर पैनल जो है वो दिन में ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसलिए उनको रात में भी इलेक्ट्रिसिटी मिले. अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए स्टोरेज के लिए 2 आवर्स तक की जरूरत जो है वो सही रहेगी. क्लाउडी वेदर है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, इस चीज़ के लिए मिनिमम बैकअप जो है वो 2 आवर्स का रखा गया है, 2 घंटे का. ठीक है, जैसे मोबाइल की जो बैटरी चार्ज नहीं होती है तो पावर बैंक लेके घूमते हो, उसी तरीके का कोई सीन है. ठीक है. Question number 20. Which of the following India's only mixed UNESCO World Heritage Site qualifying under both cultural and natural criteria? And the answer is Khan Chenjonga National Park, Sikkim. बड़ा अजीब नाम है. It was designated in 2016, qualifies under culture. and ये देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स. कल्चरल होता है जिसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में होता है. नेचुरल जो होता है जैसे फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अब मिक्स है तो दोनों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, इस तरीके की 3 साइट्स होती हैं. ठीक है, इंडिया में सिर्फ जो ये है सिक्किम वाला नेशनल पार्क जो बनाया है, ये खांगचेनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम ही ऐसा साइट है जैसे जिसे मतलब कल्चर और नेचुरल दोनों कैटेगरी में रिकॉग्निशन दी गई है. ये जो जगह है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी रिलीजियस इंपॉर्टेंट रखती है. ठीक है, याद रखना. इसे कल्चर और नेचुरल दोनों क्राइटेरिया में रखा गया है. मुझे आपका लीडर बोर्ड पे नाम चाहिए सामने, तो जाओ स्ट्रीक्स बनाना स्टार्ट कर दो. स्ट्रीक कैसे बनेगी मैम? स्ट्रीक ऐसे बनेगी कि आप जाइए मॉक टेस्ट दीजिए रोज. ठीक है, जैसे खाना खाते हो, चाय पीते हो, वैसे ही रोज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. ठीक, मॉक टेस्ट दोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें करंट अफेयर्स जो है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. अब तुम खुद सोचो, करंट अफेयर्स तुम मॉक टेस्ट दोगे कि एक अच्छी बात क्या है उसमें, तुम्हें क्वेश्चन दिखा सामने, ये वाला क्वेश्चन यार मैंने पढ़ा नहीं, ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, काम कर दो, नोट कर लेता हूँ. आपने नोट कर लिया, उसके बाद आप गए और उसके बारे में पता किया. अब क्या हुआ, तुमने 30 क्वेश्चन मान लो थे उसमें, तो 30 में से तुम्हें 10 नहीं आते थे, तो तुम्हें 10 न्यूज़ पता चली. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो तुम्हारी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा. ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई की जाती है कि जो चीज़ें हमारी छूट रही है ना उसको नोट कर लिया, देन जाके उसके बारे में पता कर लिया, हमें पता चल गया. ठीक, तो जाओ और जाके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं और तुम्हें डेली अपना जो है लीडर बोर्ड पे नाम भी दिखेगा कि हाँ देखो मैंने इतने दिनों तक लगातार मॉक टेस्ट दिए हैं. तो जाओ और अपने आप को प्राउड फील कराओ. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर